अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, ये वीडियो जो है इसमें मैं आईकेप का समर 2023 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि बिल्कुल ही आखिरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने लगा हूँ। इस क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूँगा तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अप्लाई हुए हैं, अगर उनके वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए हों तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं उनको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जाहिर है, जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता हूँ तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूरे पूरे शुरू से रिपीट नहीं करे जाते हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट शुरू से रिपीट नहीं करे जा रहे होंगे। अलबत्ता कुछ हद तक मैं चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी चीज़ में मसला हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच करें और मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। रिसेंट जो आईके के पास पेपर्स आए हैं उसका ट्रेंड ये रहा है कि उसने जो है वो कंप्यूटेशन के साथ साथ थियोरेटिकल एरिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और आने वाली अटेम्प्ट्स में आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एसीसीए के एएफएम के पास पेपर्स इस तरह के आते हैं, वो पास पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कंप्यूटेशन के साथ थ्योरी की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ये वाला सवाल जो हम करने लगे हैं इसकी थीम ये है कि ये एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का सवाल है। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हो गया या केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया, ये आप लोगों को आना चाहिए। सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, स्टेबल लिमिटेड एसएल इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन कराची। द कंपनी वाज फॉर्म्ड 8 years ago by Zayer Hassan and Anwar Patel. Both had been colleagues working for a large pharmaceutical company. SL was financed by a combination of personal borrowing by the founders and a large injection of venture capital finance. अब आपने पहले ही पैराग्राफ से जो है ना वो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो समझना है। कंपनी का कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर यूं है कि दो लोग जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म करी है, वो दो लोग कोलीग्स थे और साथ में इन्होंने एक वेंचर कैपिटल फाइनेंस को इन्वॉल्व किया। वेंचर कैपिटल फाइनेंस कंपनी जो है वो आपको फंड्स में सपोर्ट करती है और फिर एक टाइम पर वो एग्जिट कर लेती है। और कंपनी के करंटली दो ही शेयर होल्डर्स मेन नजर आ रहे हैं, मेजर लोग नजर आ रहे हैं, वो ये दोनों बंदे हैं। SL raised new finance through an IPO 4 years ago and is now listed on the Pakistan Stock Exchange. अब कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO कर लिया, पब्लिक को शेयर्स बेच दिए, और कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए। Zaire and Anwar both owned 20% of the company, and the venture capital investor realized their investment at the time of the IPO. यानी कि उसने एक एग्जिट ले लिया वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ने, तो अब 20% शेयर इन दो लोगों के पास है और 80% शेयर आम आवाम के पास होंगे। To date, has not paid any dividend to shareholders. The policy has always been to retain profits and reinvest in research and development to drive future growth. अब ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, कुछ कंपनी जो है वो जितना कमाती है वो डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। कुछ कंपनी जो कमाती हैं उसमें से कुछ भी डिविडेंड नहीं देती हैं बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर कर कंपनी को ग्रो करती हैं। तो जब एक शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो अपना माइंड बनाकर इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर या मेरे डेली एक्सपेंसेस जो है वो डिविडेंड के थ्रू चलें, तो मैं जाहिर है कि एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा जहां पर मुझे पता होगा कि रेगुलरली डिविडेंड इनकम मुझे रिसीव होती रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं अमाउंट और वो अमाउंट जो है वो ग्रो होता रहे मल्टीपल टाइम्स, और फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं जो है उस शेयर को या उस एसेट को या उस चीज़ को बेचकर और एक कैपिटल गेन ले लूंगा, तो मैं इस तरह की कंपनी के लिए जाऊंगा जो डिविडेंड ना डिक्लेयर करती हो और री इन्वेस्टमेंट करती हो। तो देखिए, कंपनी की यहाँ पर एक अप्रोच बन चुकी है और उसके हिसाब से इसकी एक क्लाइंटल या इसकी एक बेस या शेयर होल्डर्स की एक टाइप जिसको इसने अट्रैक्ट किया है, वो लग ये रहा है कि वो टाइप है जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे लॉन्ग टर्म के लिए और रेगुलर डिविडेंड्स नहीं चाहते थे। ठीक है जी। Essel's fortunes changed in 2020 when the company developed and patented a new vaccine which offered protection against a deadly virus. The demand for the vaccine was unprecedented, resulting in global sales and substantial earnings for 2021 and 22. कंपनी ने कोई ऐसी दवाई बनाई जो एक डेडली वायरस को जो है उससे जो है वो उसको काउंटर करती है और कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफे हुए, प्रॉफिट हुए, अच्छे हालात हो गए, अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हुई साल 2021-22 में। The board met recently and Noor Rashid, the chief financial officer, asked whether, given the recent high level of earning, Essel should pay a one-off dividend to the shareholders.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, सीएफओ ने ये कहा कि जनाब हमने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, इन आने वाले 2 सालों में हम कभी डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड हम री इन्वेस्ट करते हैं और री इन्वेस्ट कर कर कंपनी को ग्रो करते रहते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर होगा कि हम लोगों को एक वन ऑफ डिविडेंड यानी कि एक बार बहुत बड़ा सा डिविडेंड दे दें, जो हमने कमाया है वो लोगों में बांट दें। अलबत्ता हमारी पॉलिसी तो ये रहती है कि जो हम कमाएंगे वो री इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस बार बांट देते हैं। Ahmed Azmat, the chief operations officer, suggested that Shell should introduce a dividend policy such that a regular dividend is paid. He suggested that SL pays out 25% of post-tax earnings to shareholder as dividend. अहमद अजमत कोई और बंदा था और इस बंदे ने ये कहा कि यार एक काम करते हैं कि ना वन ऑफ डिविडेंड देते हैं, ना हम अपनी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी री इन्वेस्टमेंट की है उस पर चलते हैं, बल्कि हम एक काम करते हैं कॉन्स्टेंट डिविडेंड देते रहते हैं। अब देखें कंपनी की मुख्तलिफ पॉलिसीज हो सकती हैं। जो अभी कंपनी जिस पॉलिसी पर है उसको हम कहते हैं जीरो डिविडेंड पॉलिसी। जीरो डिविडेंड पॉलिसी में जो कमाया वो री इन्वेस्ट होगा और डिविडेंड नहीं लिया जाएगा। और अहमद अजमत साहब जो जिस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं उस पॉलिसी को हम डिविडेंड की जबान में कहते हैं कांस्टेंट पे आउट रेशो पॉलिसी। यानी कि कंपनी हर साल के आखिर में एक खास रेशो, जो कि यहाँ पर 25% है, हर साल के आखिर में 25% अर्निंग्स का डिविडेंड देती रहेगी। ये बात याद रहे कि ये कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, ये कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी है। कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी में एक परसेंटेज होती है, 100 कमाया तो 25 दूंगा, 200 कमाया तो 50 दूंगा, 300 कमाया तो 75 दूंगा 25% के हिसाब से। और कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में एक अमाउंट तय हो जाती है कि हर साल हम 5 रुपए का डिविडेंड देंगे और हर साल हम 25% का डिविडेंड देंगे। इन दोनों बातों में फर्क है। पहली बात में अगर आपने जो भी कमाया है आप 5 ही दोगे, दूसरे केस में आपने अगर अर्निंग ज्यादा करी है तो आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। Forecast earnings. The forecast earnings for the next 4 years are estimated based on the expected launch of new pharmaceutical products that are currently in the clinical trial phase. Earnings are estimated as follows. इसने आपको जो है वो कुछ earnings दे दी। इसने बोला साल 2024, 25, 26 और 27 की जो आफ्टर टैक्स earnings है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो आपको अवेलेबल है। अभी जो साल चल रहा है वो कौन सा साल चल रहा है, क्योंकि ये अगर फोरकास्ट है तो अभी जो साल चल रहा है अल्लाह भला करे उसकी अभी तक डिस्कशन हुई नहीं है, लेकिन 21-22 खत्म हो चुका है तो मोस्ट लाइकली हम 23 पर होंगे। बहरहाल देखते हैं आगे। खैर इसने आपको जो है वो आगे के आने वाले सालों में जो आफ्टर टैक्स अर्निंग्स होंगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, उसकी कुछ वैल्यूज की फोरकास्ट दे दी। Predicting the growth in earnings beyond this period is harder as this depends on the outcome of current research work. जाहिर सी बात है जितना हम फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं वो फोरकास्ट इन इटसेल्फ अनसर्टेन होती जाती है, उस फोरकास्ट की वैल्यू जो होती है वो उसकी प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि 2023 में बैठ के मैं 24, 25, 26 और 27 के डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एक मुख्तसर तौर पर ये एवरेज देता हूँ या ये अमाउंट्स बताता हूँ, उसके बाद मेरा प्रेडिक्शंस करना बिल्कुल एक्यूरेट बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि अब प्रूडेंट एस्टिमेट एक एहतियाती एस्टिमेट ये है कि मेरी अर्निंग्स हर साल 4% से इंक्रीज होती रहेंगी फॉर द ईयर्स एंडिंग 30 जून 2028 एंड बियॉन्ड हैज बीन सजेस्टेड बाय नून। अब देखिए ये चीज आपने याद रखनी है कि वो ये बोल रहा है कि 2028, 2029, 30, 31, 32, 33, 34 कब तक उसने एक अपर लिमिट नहीं रखी, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए ये ग्रोथ रहेगी। तो ये परपेचुअल ग्रोथ मॉडल की तरफ हमें सवाल लेकर जा रहा है। आपको परपेचुअलिटी के फॉर्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको एनवीटी के फॉर्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ पता होना चाहिए इस सवाल के लिए, और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पता होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर के परपेचुअल कैश फ्लोज को ईयर जीरो पर कैसे लेकर आया जाता है। इसके लिए अगर आपकी नॉलेज कम है तो आप मेरे लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा आसानी से आप इसको टैकल कर लेंगे। मार्केट इन्फॉर्मेशन, करंट शेयर प्राइस, करंट जो शेयर की प्राइस है वो 8154 है। उसके बाद इशूड शेयर्स यानी कि 2 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू हुए हैं, फ्लोट हुए हैं। एसएल्स इक्विटी बीटा इज 0.86। एक होता है इक्विटी बीटा, एक होता है एसेट बीटा। एसेट बीटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क को केटर करता है, यानी कि वो बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। इक्विटी बीटा बिजनेस रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क को, दोनों चीज़ों को जो है वो डील करता है। जितना बीटा ज़्यादा होता है उतना कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। मजीद डिटेल्स जो इसके लेक्चर्स हैं उसमें आपने कवर करी होंगी। मार्केट रिटर्न, मार्केट में आम हालात में 16% का रिटर्न मिलता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है, यानी कि हम इस इंफॉर्मेशन पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई कर कर कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं।
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 9% प्लस हम लिखते हैं बीटा इक्विटी यानी कि 0.86 मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम या रेट का प्रीमियम यानी कि मार्केट का रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई होकर के ही निकल सकता है। आगे चलते हैं, जायर एंड अनवर आर अवेयर दैट अ कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, एक चीज कहलाती है क्लाइंटल थ्योरी। क्लाइंटल थ्योरी ये कहलाती है कि जब शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिविडेंड्स देख कर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपनी डिविडेंड की पॉलिसी चेंज कर लोगे, अगर आप जीरो डिविडेंड पॉलिसी पे थे, आप कांस्टेंट पे आउट रेशियो पर आ जाओगे, कांस्टेंट पे आउट रेशियो से जीरो डिविडेंड पॉलिसी पर आ जाओगे, तो बहुत सारे करंट शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी से एग्जिट कर लेंगे। बिकॉज अगर आप डिविडेंड देना शुरू हो गए, और वो ये चाहते ही नहीं थे कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो डिविडेंड दे, हम तो चाहते थे कि हमारा पैसा री इन्वेस्ट होता जाए, तो वो बोलेंगे यार चलो इधर से पैसा निकालो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करो। या वाइस वर्सा, एक कंपनी है वो कभी भी जो है हर हर साल डिविडेंड देती थी, अब उसने डिविडेंड देना छोड़ दिया, तो शेयर होल्डर ये सोचेगा यार मुझे तो घर चलाने के लिए डिविडेंड चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, यहाँ से पैसा निकाल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो। तो जब आप कभी भी अपनी डिविडेंड की पॉलिसी को चेंज करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग बेस ऑफ शेयर होल्डर्स होता है वो डिस्टर्ब होता है, वो अपने शेयर सेल करता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है, शेयर की वैल्यू कुछ टाइम के लिए नीचे चली जाती है। नया शेयर होल्डर जब थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं डिविडेंड पॉलिसी, तो आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है। उसके लिए अगर वो पॉलिसी सूटेबल होती है, तो मिसाल के तौर पर ये कंपनी अगर कांस्टेंट पे आउट रेशियो पर आ रही है, तो जो ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली डिविडेंड रिसीव करना चाह रहे होंगे, वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। बहरहाल इस एडजस्टमेंट में 1.5-2 साल का अरसा लग सकता है, जिसमें इस कंपनी के शेयर की प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होंगी, रिड्यूस भी होंगी, कभी इंक्रीज भी शायद हो जाए, और उसके बाद फिर वो वापस से सेटल होंगी। रिक्वायरमेंट ए और बी है। ए में लिखा हुआ है कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस यूजिंग दी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। आपको ये मॉडल आना चाहिए, ये सेपरेटली मैंने डिस्कस किया है। आप लोग मेरा नंबर भी नोट कर लें, अगर आप लोगों को ये एक्सेल फाइल चाहिए हो या आप लोगों को जो है वो दूसरे रेलेवेंट लेक्चर चाहिए हो, तो उसका आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं कि सर ये वाले लेक्चर चाहिए। Calculate the expected share price using the dividend valuation model. Assuming MS suggestion is implemented, explain why this valuation is different to SL's current share price. डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि एक कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू होती है, वो फ्यूचर के डिविडेंड्स की डिस्काउंटेड या प्रेजेंट वैल्यू होती है, डिस्काउंटेड यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि केई। तो हुआ कुछ ये है कि ये आपकी कुछ वर्किंग्स है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज कर जो मैंने आपको वर्बली बताया, आपने के या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया जो आप अपने डिस्काउंटिंग के लिए यूज करोगे, और ये डिस्काउंट फैक्टर्स जो कैलकुलेट हुए होंगे ये 15% के हिसाब से हुए होंगे। 1/1 + 15% पावर 1, 1/1 + 15% पावर 2, 1/1 + 15% पावर 3, 1/1 + 15% पावर 4। ये आपकी अर्निंग्स थी, सवाल में दी हुई थी। और ये भी लिखा हुआ था कि भाई ये सोचा जा रहा है कि 25% डिविडेंड पे आउट किया जाए, तो आपने जो आपकी अर्निंग्स है उसका 25% लिया। जब अर्निंग्स का 25% ले लिया तो डिविडेंड आ गया, और उस डिविडेंड को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। पहले जो 4 साल हैं उन पहले 4 सालों के लिए तो यही किया है कि डिविडेंड की वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। पहले जो 4 साल हैं उसके लिए यही हुआ। 2028 ऑनवर्ड्स क्या हुआ है? 2028 ऑनवर्ड्स ये हुआ है कि जनाब, सवाल में ये लिखा हुआ था कि 2028 ऑनवर्ड्स कंपनी का डिविडेंड जो है वो 4% से हर साल, या अर्निंग्स 4% से हर साल ग्रो करती रहेगी। अर्निंग्स 4% से हर साल ग्रो करेगी, तो क्योंकि डिविडेंड उसका 25% है तो वो भी 4% से ग्रो करेगा। यानी कि अगर 2027 का डिविडेंड 145,000 है, तो 2028 का डिविडेंड 150,800 होगा। 150,800 की वैल्यू देखते हैं आप, यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपने 1,45,000 को 4% से ग्रो किया, क्योंकि उसने बोला था हर साल 4% ग्रोथ होगी। ठीक है जी। अच्छा, 4% की ग्रोथ डिवाइडेड बाई 0.11, ये आपने इफेक्टिवली जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आपका है D0 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, D0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट। अब इस फॉर्मूले में जरा एक बात सुनिएगा, D0 होता है अभी का डिविडेंड, D0 होता है ये नंबर जीरो का डिविडेंड। जो D0 होता है ना, वो ये नंबर जीरो का डिविडेंड होता है। और फिर D1 होता है, फिर D2 होता है, फिर D3 होता है, फिर D4 होता है,
और जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो अगर आप ये नंबर 0 का डिविडेंड आपने पुट इन किया था फॉर्मूले में, आपने ये नंबर 0 का अगर डिविडेंड पुट इन किया था फॉर्मूले में, तो आप 0 पर ही पहुंचते हो। यहाँ पर साल 2027 का डिविडेंड पुट किया जा रहा है फॉर्मूले में, यानी कि लिखा जा रहा है 145,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट, 1 प्लस ग्रोथ रेट यानी कि 1.04 डिवाइडेड बाई के ई यानी कि 15% माइनस 15% माइनस द ग्रोथ रेट। ठीक है जी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ ना, तो 145,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.04 डिवाइडेड बाई नीचे है 0.15 माइनस 0.04, यानी कि ये आ रहा है आपके पास 1370909 समथिंग। ठीक है जी। तो देखिए, अगर आपके पास ये नंबर 0 का आपने डी नॉट पुट किया होता है तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 वाले डिविडेंड्स डिस्काउंट होकर 0 पर आ जाते हैं। आई रिपीट, अगर आपने D0 पुट इन किया होता है तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 वाली चीजें डिस्काउंट होकर 0 पर आ जाती हैं, उसमें डी नॉट शामिल नहीं होता, उसमें डी नॉट शामिल नहीं होता। अगर मैं डी नॉट यानी कि ईयर 0 पर जो डिविडेंड दिया है वो अपने फॉर्मूले में पुट इन करता हूँ, तो D1 D2 D3 D4 D5 यानी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल एंड सो ऑन, जितने भी सालों का डिविडेंड होगा ये उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, उसमें डी नॉट शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमने 2027 को D0 एज्यूम किया था, Y0 एज्यूम किया था, तो ये जो 1370909 आया ना, ये 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 वाले डिविडेंड्स 2027 पर पहुंचे। लेकिन क्योंकि उसको 27 से 0 पर भी पहुंचाना है, तो मैंने उसको मजीद यहाँ से जो है वो 2027 से 2024 पर पहुंचाने के लिए, सॉरी 2027 से 2023 पर पहुंचाने के लिए मजीद डिस्काउंट करना है, इसीलिए ये डिस्काउंट फैक्टर भी मैंने अप्लाई करा है। यानी कि यही सेम डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले तो ये 27 पर पहुंचा है, 28, 29, 30, 31, 32 वाला डिविडेंड 27 पर पहुंचा है, और फिर 27 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर वो 0 पर यानी कि 2023 पर पहुंचा है। और इस तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। अब अगर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में आपको मसला है या उसके ग्रोथ वाले मॉडल में मसला है, तो आपने मुझसे रेफर करना है ताकि मैं वो मसला दूर करवा सकूं। यहाँ पर जाहिर सी बात है, सवाल में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से डिस्कस नहीं कर सकता। बहरहाल प्रॉब्लम्स हो तो आप बता सकते हैं, या फॉर्मूले में अगर मसला हो तो आप इसकी वीडियो रिलेवेंट देख सकते हैं। अब हमने जब इसको डिस्काउंट ऑफ कर दिया, सारी चीज़ों को डिस्काउंट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1140850। 1140850 की वैल्यू आ गई। ये टोटल 2 लाख शेयर्स की वैल्यू थी, तो एक शेयर की वैल्यू 5704 आ गई। 5704 एक शेयर की वैल्यू आ गई। अब जनाब मसला ये है कि उसने हमसे ये बोला था कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, assuming Ahmed's suggestion is implemented, ये तो हो गया। Explain why this valuation is different from SL's current share price। SL की जो करंट शेयर प्राइस मार्केट में आ रही है वो तो 8,154 आ रही है, और आपने जब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से इसको कैलकुलेट किया तो वो 5,704 आ रही है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखें, ये एक तरीका है, ये मेथड आपको ये कहता है, ये मेथड डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड आपको ये कहता है कि जो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स हैं, कंपनी की शेयर प्राइस जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। अलबत्ता अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर रही है, तो उसके लिए मे बी कोई और मेथड यूज हुआ होगा जिससे उस शेयर की एक्सपेक्टेड या जो मार्केट वैल्यू है वो कैलकुलेट हुई होगी। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये बात भी याद रहे कि फाइनल जो मार्केट वैल्यू होती है वो मार्केट में उस शेयर की डिमांड और सप्लाई से मेंटेन होती है। ऑल्दो थियोरेटिकली हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू शेयर की प्रेजेंट वैल्यू होती है, फ्यूचर की जितनी भी अर्निंग्स है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो शेयर की जो है वो मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन इससे इस शेयर की मार्केट वैल्यू का अंदाजा आता है। बहरहाल अगेन यहाँ पर हम इसकी थ्योरी देखते हैं और डिस्कस करते हैं जरा इसको। इसकी थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल सजेस्ट दैट द शेयर प्राइस शुड बी 5704। दिस इज कंसिडरेबली लोअर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ 8154। बिल्कुल ठीक है। Historically, SL has not paid a dividend, and so the dividend valuation model would not have been a suitable approach to use, as this would have suggested a zero value, which is clearly not the case। वो ये कहता है कि यहाँ पर हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ऑल्दो यूज किया, लेकिन क्योंकि कंपनी की कभी पॉलिसी ही नहीं रही है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करना, तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करती, उसके शेयर की प्राइसेस को फोरकास्ट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए
हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करती और जीरो डिविडेंड के हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसका मतलब तो होगा कि शेयर की प्राइस जीरो। There are several models that can be used to estimate the value of a company, and given the zero dividend policy of SL, it is likely the shareholders would have invested in the company on the expectation of the company's future earnings driven by new patented products. वो ये कहते हैं कि एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और क्योंकि कंपनी की जीरो डिविडेंड पॉलिसी थी तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो इसलिए शायद कर रहे थे कि वो ग्रो होती रहे। द फ्यूचर अर्निंग्स रादर देन डिविडेंड्स कैन देन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। उसने बोला कि भाई कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग्स है अगर डिविडेंड के बजाय वो यूज करी जाए तो वो शायद ज्यादा बेहतर एस्टिमेट देता। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा सवाल का जो है वो है इवेल्युएट द डिसीजन टू रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर्स थ्रू अ चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी, कंसिडर प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स together with any alternative ways to return cash to shareholders and recommend a suitable strategy for SL। अब वो ये कहता है कि भाई हम 2021 और 22 में जो हमने बहुत सारा प्रॉफिट किया है तो वो बात आप डिस्कस करो कि हमने जो ये सोचा है ना कि हम जो है वो शेयर होल्डर्स को कैश वापस कर दें। तो ये आपका मशवरा जो हमने आपको एक मशवरा दिया वो कैसा है उसको डिस्कस करें। तो देखिए अब आपने इसको डिस्कस करना है और 10 मार्क्स के लिए डिस्कस करना है, ये छोटी बात नहीं है। आपने आराम से अच्छा खासा आंसर इसमें जो है वो लगाना होगा, टाइम भी लगाना होगा। शेयर होल्डर्स आर देन एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रिटर्न। ओके, dividend policy. Practical factors, there are many practical factors that should be considered as discussed below. Shareholders preference, different shareholders will prefer different approaches. Some shareholders may prefer dividends as this provides a regular cash flow. Others may prefer to see their return in the form of capital growth. जो हमने डिस्कस किया कि practically जो होता है वो। This is influenced by the different personal tax positions for the shareholders because the tax on dividend is different to the tax of capital gain if shares have capital gain. कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं कि लोकल टैक्स की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, क्या जो डिविडेंड कैपिटल गेन है उस पर ज़्यादा टैक्स है या डिविडेंड पर ज़्यादा टैक्स है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकती हैं। उस हिसाब से ही इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और जब आपने पॉलिसी चेंज करी तो वो जो है वो आपकी कंपनीज के शेयर बेचें, ऐसा हो सकता है। In addition, the shareholders' attitude to risk is also important. The dividend is a certain payment now, whereas the future growth is not guaranteed. अब वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो किस तरह का रिस्क ले रहे थे। देखिए जब डिविडेंड मिलता रहता है ना रेगुलरली, तो इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टेन अमाउंट मेरे घर आ गया, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट ने और कमाया, मुझे घर पे पहुंचा दिया। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ इज अनसर्टेन। एक कंपनी ने 10% के हिसाब से 4 साल तक ग्रोथ करी, चौथे साल क्रैश हो गई और उसके शेयर्स की प्राइस जो है वो 1-2 रुपए रह गई। इससे अच्छा तो ये था मैं ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता कि जो मुझे 100 रुपए का शेयर लेकर हर साल 10 रुपए 5 रुपए दे रही होती, चौथे साल क्रैश होती तो उससे पहले 30-40 रुपए पहले मैं कमा भी चुका होता। This is sometimes referred to as the clientele effect. If SL changes the zero dividend policy, this is likely to frustrate shareholders, as one of the reasons for including SL in their investment portfolio would have been the current zero dividend policy. वो ये कहता है कि हो सकता है कि आप पॉलिसी चेंज करो तो कुछ शेयर होल्डर्स फ्रस्ट्रेट हो जाएं क्योंकि उन्होंने शेयर्स ही इसीलिए खरीदे थे कि इस कंपनी की जीरो डिविडेंड पॉलिसी है। If the policy does not change, then the shareholders base may also change as the clientele effect leads to short-term market adjustment. This may lead to a short-term drop in the market value as the market adjust. ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर कंपनी पॉलिसी चेंज नहीं करती और डिविडेंड देना शुरू कर देती है तो ऊंच नीच होगी, ये शेयर होल्डर जाएंगे, नए शेयर होल्डर आएंगे, उसमें टाइम लगेगा। सिग्नलिंग, अच्छा सिग्नलिंग क्या होता है? डिविडेंड आपको शेयर होल्डर्स को एक इशारा देता है कि कंपनी किस तरफ जा रही है। तो बोलते हैं प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज आर यूजुअली ओनर मैनेजर एंड सो द ओनर्स हैव एक्सेस टू इंटरनल कंपनी इंफॉर्मेशन। फॉर लिस्टेड कंपनीज सच एज एसएल, सम ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स दैट डू नॉट वर्क फॉर एसएल एंड कॉन्सिक्वेंटली डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनल इंफॉर्मेशन। जब ये कंपनी प्राइवेट होती है तो उसके ओनर्स के पास कंप्लीट नॉलेज होती है उस बिजनेस की, और इसीलिए जब वो डिविडेंड दे रही है डिविडेंड नहीं दे रही है उसकी रीजन मालूम होती है। लेकिन अगर एक कंपनी ऐसी होती है कि जिसके शेयर्स मुख्तलिफ लोगों में बटे हुए हैं, मार्केट में बटे हुए हैं, आईपीओ के थ्रू पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने खरीदे हुए हैं, तो डिविडेंड जो है उससे लोगों को सिग्नल आता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। एक कंपनी डिविडेंड दिए जा रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, उसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब लोग बाहर बैठे हुए हैं लेकिन वो ये सोचेंगे कि ये कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हो सकता है इन रियलिटी ऐसा ना हो। These external shareholders, 60% shareholders in this case, rely on regular financial reports as required by the Pakistan Stock Exchange to provide up-to-date information on the performance and position of the company. If a listed company pays a dividend, it is seen as a signal about the director's confidence in the future of the company.
डिविडेंड जो है वो एक ऐसा सिग्नल देता है कि यार ये डायरेक्टर जो है वो कमा कमा कर हमें भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छे होंगे और कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही होगी और फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा होगा कि भाई इतना हो गया कि हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया, तो कुछ बांटते भी रहो और कमाते भी रहो। As such, it is quite possible for a company to report losses or a poor performance, but still maintain a dividend. This signals to the investor that the directors have confidence about the future performance, and as such, shareholders should not divest in the company. कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी को थोड़े थोड़े लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, और लोग शायद ये सोच रहे हो कि भाई डायरेक्टर्स के दिमाग में ये है कि ये शॉर्ट टर्म टेम्परेरी लॉसेस हैं, सारे मामला सेटल होने वाले हैं, सही होने वाले हैं, तो इस कंपनी के शेयर्स ना बेचो। It follows that if SL did commence a policy of paying dividend, this signals a change in the market. Firstly, then the zero dividend policy has ended, and secondly, the going forward shareholders can expect to receive dividends. This suggests that future reinvestment and hence capital growth will be lower in the future. If SL decided to pay a one-off dividend as suggested by Noon, this must be communicated clearly to the market. अब देखें, अगर मैं डिविडेंड्स दे दूंगा तो फ्यूचर की री इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास कम अमाउंट होगा और कैपिटल ग्रोथ या कंपनी की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। जिस तरह से आपकी जितनी सैलरी आप उतना ही खर्चा करो तो आप ग्रोथ नहीं करोगे, आप वहीं रहोगे। आप अपने खर्चे कम कर दो और सैलरी को री इन्वेस्ट करो, सैलरी की कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो, तो अगले महीने डबल या ज़्यादा कमाओगे। अगर वन ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं तो सजेशन ये है कि लोगों को बताया जाए कि भाई ये एक ही बार डिविडेंड दिया जा रहा है क्योंकि XYZ रीजन है और हमने बहुत ज्यादा कमाया था, अगली बार हम लोग वापस से अपनी जो करंट पोजीशन है उस पर आ जाएंगे। Access to new finance and investment opportunities, a practical application of the residual theory should also be considered. Future investors need to be financed and assets should decide if the surplus funds could be directed towards new worthwhile investments. Residual theory या residual approach में ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमने जो कमाया उसमें से पहले हम अगर कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दें, फिर अगर बच जाए तो वो हमारा अपना। It will be inefficient to return a large dividend to shareholders in 2023 and then seek new finance via a rights issue in 2024. अब हमें ये भी देखना होगा कि फ्यूचर के कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स तो हमारे हाथ में नहीं है। हम 2023 में बहुत बड़ा डिविडेंड दे दें और 2024 में फिर हम राइट्स इशू के लिए बैठे, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं होगा कि भाई तुमने इतना ज़्यादा डिविडेंड दे दिया था हमें और अब तुम बोल रहे हो भाई पैसे दो, कोई प्रोजेक्ट है, तो ये भी कंसिडर करना। फिर liquidity, SL should also look at the current level of cash in the business, as high earnings are not the same as large cash balances. The payment of a dividend does require cash. However, a scrip dividend could be made as an alternative. अब वो ये कहते हैं कि हमें लिक्विडिटी का एंगल भी देखना होगा। जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो हमें कैश चाहिए होता है, और अगर हमारे पास कैश है तो ठीक है, लेकिन अगर कैश नहीं है तो हम स्क्रिप या बोनस इश्यूज की या बोनस डिविडेंड की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती है लेकिन नए कंपनी के शेयर जरूर देने पड़ते हैं। Legal concern, a company can only pay a dividend from realized profits. Given that recent success for SL, this is not likely to be a concern. There are two generic policies. अब उसने लीगल का रिस्ट्रेंट्स भी बता दिया आपको कि देखें कंपनी अपने रियलाइज प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकती है। बहरहाल यहाँ पर क्योंकि केस ऐसा है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई मसला होगा। फिर उसने कांस्टेंट पे आउट डिविडेंड पॉलिसी को डिस्कस किया होगा। कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी एज सजेस्टेड बाय अहमद क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स टू द मार्केट दैट फ्यूचर्स फंड्स आर रिटेन्ड ईच ईयर फॉर फ्यूचर इन री-इन्वेस्टमेंट। However, earnings are erratic, the level of dividend is also variable and so can deliver a confusing signal to the market. कांस्टेंट पे आउट रेशियो में ये होता है कि लेट्स से मैं 25% का डिविडेंड दूंगा। अब कभी मैंने 100 कमाए तो 25 दे रहा हूँ, कभी मैंने 1000 कमाए तो 250 दे रहा हूँ, तो इससे मार्केट में कंफ्यूजिंग सिग्नल पैदा हो जाता है कि यार ये कंपनी जो है ना, ये कभी तो बहुत ज्यादा डिविडेंड देगी, कभी बहुत कम देगी। Such a policy is more suitable to an unlisted company with owner managers or a mature listed company with consistent earnings. एक ऐसी कंपनी जो ओनर मैनेज हो, जिसके ओनर को सारी चीजें पता हो कि भाई हम ज्यादा कमा रहे हैं इसलिए ज्यादा घर लेकर आए हैं, कम कमा रहे हैं इसलिए कम घर लेकर जा रहे हैं। यह एक ऐसी कंपनी जो मेच्योर हो और जिसके कंसिस्टेंट अर्निंग्स हो, हर साल 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5.25 लाख 4 लाख 90 हजार कमा रही है, तो उसके लिए कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी जो है वो ज्यादा बेहतर होती है, ताकि हर साल तकरीबन मोर और लेस सेम अमाउंट का डिविडेंड मिल रहा है। SL has been listed for 4 years and so is no longer a startup company. So, given the industry and its relatively young relative youth, it is unlikely to fit the profile required for this policy. तो वो ये कहता है कि भाई constant payout policy मुझे सही नहीं लग रही। constant payout ratio जो है इसमें कभी डिविडेंड ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, मार्केट में डिफरेंट तरह के सिग्नल्स आएंगे तो मसला हो जाएगा। Constant growth, many listed companies follow a policy that looks for a steady increase in the level of dividends year on year. Shareholders are not named and will, of course,
Continue to look at the level of the growth in the underlying earning to consider the performance of SL. The constant growth policy is another positive signal to the market about the expected success of the company. एक और पॉलिसी वो डिस्कस करता है कांस्टेंट ग्रोथ पॉलिसी, यानी कि लेट से अभी डिविडेंड 10 है, अगले साल एक शेयर का डिविडेंड 11 हो जाएगा, उसके अगले साल एक शेयर पर डिविडेंड 12.1 दूंगा, 10% से डिविडेंड ग्रो करता रहूं। इससे मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि कंपनी ग्रो कर रही है और जैसे जैसे उसकी अर्निंग्स ग्रो कर रही है वो अपने डिविडेंड्स को भी बढ़ाती जा रही है। ऑल्टरनेटिव्स टू कैश डिविडेंड के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रिप इशू या बोनस इशू पर जा सकते हैं, शेयर रिपर्चेज पर जा सकते हैं। और फिर फाइनली अगर मैं रिकमेंडेशंस को रीड करूं तो लिखा हुआ है गिवन द रिलेटिव यूथ ऑफ एसएल एंड द नीड टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज रिकमेंडेड दैट द डिविडेंड इज नॉट पेड एट दिस टाइम। Instead, the board should continue the zero dividend policy and invest the surplus funds in new research and development. अब देखें यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस आंसर को रीड करना है और आईकेएफ का जो ये रिसेंट ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपने अपनी थ्योरी पर बहुत अच्छी ग्रिप रखनी है, अपने बुक्स रीड करनी है और आप एसीसी के और बीएफडी के सारे जो रिसेंट सवाल हैं वो ज़रूर करें। आपने जो है वो इस पॉलिसी को डिस्कस किया, 10 मार्क्स में आपने मुख्तलिफ बातें डिस्कस करी और फिर एक रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करी जो कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मुनासिब थी और ऊपर वाले आपके जो पॉइंट्स हैं उस आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। हालांकि मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मुझे एक साइड को सपोर्ट कर रिकमेंडेशन देनी थी। कैलकुलेशंस वाला एरिया इस सवाल का काफ़ी आसान था, बिल्कुल बेसिक बीएफडी से पर्टेन करता है और इसमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हुआ है, होप आपको ये आता होगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई हुआ है, होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट से आता होगा। मैंने कोशिश की कि कम से कम टाइम में इस आंसर और इसके थ्योरी को गो थ्रू करूं और मज़ीद डिटेल्स के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।